रैली ऑर्गेनाइज करनी होती है, कुछ होता है। तो इस एतबार से इस मुल्क में खास बात यह है कि यहाँ बनी आदम की इज्जत पे हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो बेटियाँ हों, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो चिल्ड्रन बच्चे हों। अतफाल के हुकूक थोड़ी कम गसब किए जाए। बताना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों के कफन की आखिरी कील है, ये आप लोग जान लीजिए। और जो सरकार है उसकी नियत कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारा आइन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले बायस्ड हैं तो वो अपनी एसेंस को खो देता। मेरा यही मानना है कि सही को सही और गलत को गलत अगर आप नहीं कह सकते तब तक आप इंसान नहीं, आप एक जाहिल हैं, भेड़चाल में आप चल रहे हैं। कानून उसने बनाया है जिसके पर लाठी रही है। आज अगर हम लोग यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसका मेन जड़ यह है कि लाठी आपके पास नहीं है। जो जाहिल है वो नहीं बना रहे हैं कानून, और ना ही जो है वो जो वहाँ जो फैसले अनबायस्ड जो फैसले कर रहे हैं ना वो जाहिल हैं, वो सब तालीम याफ्ता लोग हैं। नहीं खड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कि मंडी वाले खड़े होंगे या फल वाले थोड़ी ना खड़े होंगे? ये लोग तो वही है, 500 रुपये में वोट दे देते हैं। जो नफ्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे आइन का, और जो हमारे जो मेन जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया, तो वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि यहाँ ट्राइबल्स भी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। यहाँ पर हर थोड़ी दूर के बाद जिस तरह मौसम बदलता है, इस तरह जो है वो खाने, बोलियाँ, हर रहन सहन, हर चीज़ बदल जाती है। तो इन्होंने जो है वो हर हिंदुस्तानी के इंसानी हुकूक़ की हिफाजत हो सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, और इसी के लिए यकीनी बनाया गया इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ को। तो जो अब ये चीज़ें अपना काम करें, ये चीज़ वजूद में आए, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर है कि वो इस ज़िम्मेदारी को निभाएं। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो जो महाफ़िज़ है हुकूक़ इंसानी का, और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो इंसानी हुकूक़ जो हैं, इसमें जैसे सबसे पहला जो हक़ है वो होता है राइट टू लिव, जीने का हक़। तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जो इंसान है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे लिए एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो तमाम तर चीज़ें जो उसको इंसानी मेयार फराहम करती हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। उसकी अपनी बोली, उसकी नस्ल, उसका मज़हब, ना इन चीज़ों को उससे ज़बरदस्ती छीना जा सकता है, और ना किसी और के ऊपर, किसी और मज़हब और किसी और बोली को उसके ऊपर मुसल्लत किया जा सकता है। और इसलिए तमाम तर आज़ादी जो एक इंसान को चाहिए है, एक ह्यूमन डिग्निटी को, अपनी राइट टू लिव को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फराहम करता है, और यही एसेंस है मेरे नज़दीक। लेकिन ये ज़िम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की है कि इसको यकीनी बनाएं। ये जो है तभी हो सकता है जब अनबायस्ड हो, मतलब कानून जो है वो यहाँ का वो ये नहीं देखता कि कौन किस मज़हब का मानने वाला है, बल्कि इस बात पर बेस्ड है कि जो मुजरिम हो उसको सज़ा दी जाए, और जो है जो मज़लूम है उसका साथ दिया जाए। और ये बात भी है, इस बात पर भी हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो इस बात पर भी बेस्ड है कि भले ही जो है वो मुजरिम छूट जाए, लेकिन जो है वो बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए जो कानूनी जो इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के इदारे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। हमारे बीच ताहिरा हसन साहिबा मौजूद हैं, मारूफ समाजी कारकुन हैं, हम चाहते हैं उनको भी सुना जाए। बैठे सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ। मेरा मानना है कि आर्किटेक्ट जो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन के बाद इस मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और हमारे लिए पेश किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक तरह से पूरे इंसानियत के, हमारे हिंदुस्तान को देखते हुए, बिल्कुल सही कहा रुबीना ने कि हमारे ट्राइबल्स, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन सब को देखते हुए किया। उन्होंने कहा कानून के सामने हर एक बराबर है, इरिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। उन्होंने औरतों की भी बात किया, उन्होंने कैसे हमारी महिलाओं को, हमारी ख़वातीन को बेहतर ज़िंदगी मिले, इस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत मजबूती से अपने आर्टिकल में उन चीज़ों को डाला है। मेरे ख्याल से जब बाबा साहब ने ये कहा होगा कि जला दिया जाए, तो उनका ये मतलब नहीं था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से गड़बड़ है।
उनका मतलब ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारा आइन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले बायस्ड हैं तो वो अपनी एसेंस को खो देता है। ये मेन मतलब था बाबा साहब का। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई ऐसी बात तनकीद नहीं की। उनका कहना था इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसमें सोशल जस्टिस की बात है, इसमें बात है कि किस तरह से हमारे ओबीसी और दलित भाई जो है उनका एक्सेस भी होना चाहिए सब उन चीज़ों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस पर कि अपर कास्ट का है, माइनॉरिटी का होना चाहिए, मुस्लिम्स का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो उन्होंने कहा कि इनका नॉलेज पे एक्सेस होना चाहिए। आप किसी भी सोसाइटी को, बाबा साहब ने कहा, सिविलाइज नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि ये सोसाइटी सिविलाइज्ड है अनलेस और अनटिल उसमें औरतों का हिस्सेदारी हो, नॉलेज पे हो, डिसीजन मेकिंग में हो, और वो डिसीजन ले अपने घरों में भी ले। ये बाबा साहब ने हमारी महिलाओं के लिए, हमारी ख्वातीन के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा टूल है हमारे पास, आज भी है, कि जिसके ज़रिए हम अपनी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अब किस तरह से उस पर जिस तरह से काले बादल घिर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है, इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं और आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो अमेंडमेंट उसको बेहतर नहीं बनाने जा रहे हैं। हम ये बात सवाल खड़ा कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आइन ये हमें इजाज़त दे रहा है कि हम उनसे पूछें कि भाई तुम ही तो कमिश्नर अपॉइंट करते हो, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो देखता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है कि नहीं, उसके बाद कर रहा था अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। ये सवाल हम पूछ सकते हैं और हम पूछेंगे। जाहिर है हम इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये इतनी आवाज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत आवाज़ खड़ी कर रही हैं, और ये आवाज़ें पूछेंगी, उसी जोर और धमक के साथ पूछेंगी कि आप बताइए आप कैसे कर, सारे मेंबर आप अपॉइंट करते हैं, सारे जितने भी वहाँ पदाधिकारी बैठते हैं उनको आप अपॉइंट करते हैं, यानी स्टेट अपॉइंट करती है। फिर वहाँ भ्रष्टाचार होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी आप पे है। आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स करते? आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1973 या 75 इस बीच में कहा था, सारे लोगों को, सीएम्स को उन्होंने एक लेटर लिखा था कि भाई देखिए वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें जिन पे सरकारी इमारतें हैं या किसी लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने उस पर अपना उसको हड़प किया हुआ है, उसको छुड़ाइए और सही उनको किराए दिलाइए। तो ये काम क्यों नहीं हुआ? ये सवाल खड़ा होता है। सारी चीज़ें आप वक्फ बोर्ड में पे ही कह देंगे। वक्फ बोर्ड के पास कोई वो तो है नहीं, उनके पास कोई आर्मी या फोर्स या पुलिस तो है नहीं। आप उनकी हेल्प करिए, उन कब्जा ज़मीनों को बाहर छुड़ाइए, और जो उनके मुतवल्ली जिस तरह से कर रहे हैं तमाम भ्रष्टाचार, उसको छुड़वाइए, आप उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। ये सब काम स्टेट कर सकता है, ये स्टेट का ही जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये कुछ करने वाले नहीं है, और अमेंडमेंट में जो औरतों की बात हो रही है इसका हम वेलकम करते हैं कि औरतें आ रही हैं, लेकिन औरतें भी जो हैं वो पपेट ना हो, वो औरतों की आवाज़ उठाएं, हमारी माइनॉरिटी की आवाज़ों को उठा सकें, वो औरतों को लाएं वो, तो उसका हम स्वागत करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन मैं बाबा साहब को एक बार फिर सलाम करती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, कि उन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमें आवाज़ दी है, हमें बताया है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 दिया है, जिसका मतलब से सांस लेना नहीं है, एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाए, इसका ये मतलब है। डिग्निफाइड लाइफ का मतलब है कि आपके पास नौकरी भी हो, आपके सर पे छत भी हो, आपके पेट में खाना भी हो, आपको एजुकेशन भी मिले, आपका हेल्थ में भी एक्सेस हो, ये मतलब होता है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को याद करने का भी दिन है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने का भी दिन है। बाबा साहब ने जिस तेज धार के साथ अपनी बातों को कहा था, उसी धार के साथ बातों को ले जाने का दिन भी है। हमको माइनॉरिटी को इस बात को समझना होगा और मिलके अपनी मुहिम को आगे ले जाना होगा। हमें लड़ाई लड़नी होगी, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिलके लड़ना होगा, अपनी मुहिम को आगे ले जाना होगा। ये एक अकेले की कोई मुहिम नहीं है, ये एक पूरा एक कलेक्टिव
कलेक्टिव मुहिम है जिसको कलेक्टिवली हम आगे ले जा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना, इतना खूबसूरत और अहम इशू पर ये डिस्कशन सजाने के लिए और इतने लोग जमा हुए एक मजबूत आवाज़ को खड़ा करने के लिए मैं बहुत बहुत अली कांग्रेस की भी शुक्रगुजार हूँ। बताना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों के कफन की आखिरी कील है, ये आप लोग जान लीजिए। और जो सरकार है उसकी नीयत पे हमें शक है, वो तो बहुत दूर की बात है, उसकी बिल्कुल भी ये नीयत नहीं है कि वो एक एक इंच वो वक्फ की जो है वो छीन लेना चाहती है। आप एक बात ये जान लीजिए कि वक्फ में जो ट्रिब्यूनल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मसलन अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस पर वक्फ अगर ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो सीधे क्लेम नहीं करेगा, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में वो कंटेस्ट होगा फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये तो इट इज़ ऑल राइट, अदरवाइज ट्रिब्यूनल ये कहेगा नहीं ये वक्फ की है। अब ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वो ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त लेनी होगी। तो आपको तो मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने 1949 में जो इजाज़त देनी थी तो वो खमियाजा आज तक मुल्क जो है वो झेल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो CEO है वो एक PCS ऑफिसर होता है, और मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ एक्ट जो है वो उसमें CEO जो है वो चेयरमैन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। यानी अगर चेयरमैन 2 मरतबा रेजोल्यूशन पास करके देता है और CEO उसको क्लियर नहीं करता तो चेयरमैन उसको मजबूर नहीं कर सकता। अब ये जो हुकूमत है वो CEO जो है वो एक अहले हुनूद को लेके आ रही है, तो वो हर जो रेजोल्यूशन भी वक्फ का चेयरमैन लाएगा वो उसको सीधे डस्टबिन में डाल देगा। चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक महज वो एक पेपर वेट हो जाएगा। ये अब थर्डली जो सबसे इम्पोर्टेंट हिट करता है डायरेक्ट, उसके अगेंस्ट आप कोई ऐसा लॉ नहीं डाल सकते। सपोज कि मुझे इस रास्ते से मैं जाता हूँ बराबर, और मैं अगर प्राइवेट है 12 साल तक मैं जा रहा हूँ तो आप मुझे नहीं, यू कांट, मुझे स्टॉप नहीं कर सकते, भले ही आप कहो। अगर ये मस्जिद या जो कुछ अगर हम हमारे यूज़ में है और चला आ रहा है मुस्तकिल, तो अपीजमेंट एक्ट जो है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ये एक्ट ख़त्म कर रहा है। वो 12 ईयर्स की जो कंडीशन थी वो भी ये एक्ट जो है वो उसको ख़त्म कर देगा। ये भी आप लोग बात जान लीजिए, यानी 12 साल की म्याद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वक्फ के मामले में वक्फ की एक एक इंच की ज़मीन नपी हुई संख्या तक नोट है और कोई ले नहीं सकता, क्योंकि नजर कॉर्पोरेट की है और बीजेपी कॉर्पोरेट की पिट्ठू है। बट सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के बाद आर्मी के पास है, तो वक्फ बोर्ड के पास है। और वो कॉर्पोरेट जो है उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। वो आपकी जमीन नहीं, वो रेलवे की जमीन मिलना चाहते हैं, वो आर्मी की जमीन मिलना चाहते हैं। अभी आप देखा बाबा रामदेव ने कितनी बड़ी आर्मी की जमीन ले ली जिसके पास नाम अच्छा, लेकिन उस बात को दबा दिया गया। अभी आप देखा रेलवे के जो गरीब है वो भी परेशान किया जा रहा के अंदर एविडेंस लाना, लॉ को लड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए इस हवाले से आज की ये जो नशिस्त है, ये जो डिस्कशन है, ये मुज़ाकरा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत यूज़फुल और बहुत ही मुफीद साबित होगा। चूँकि बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हो रही है तो इसके जो राइट्स हैं, अलग अलग जो उसकी तशरीहात हैं, ये तो आइन के जो एक्सपर्ट हैं उनका काम होता है कि वो इसको कैसे लें। लेकिन इन कानूनदानों को भी बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो फाइनेंस का सपोर्ट हो, स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, हर तरफ से जब ताउन मिलता है, फिर एक मास का जनरल ताउन भी चाहिए होता है, कभी रैली ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, कुछ होता है। तो इस एतबार से इस मुल्क में ख़ास बात यह है कि यहाँ बनी आदम की इज़्ज़त पे हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो बेटियाँ हों, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो चिल्ड्रन बच्चे हों, अतफाल के हुकूक थोड़ी कम गसब किए जा रहे हैं। तो इस एतबार से हमें उम्मीद है कि आज जब हम जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हमारे मुल्क में आज ही के दिन कानून लागू हुआ था, तो ऐसे मौके पर एक एक फ़र्द को कानून के दायरे में हक़ मिले और हक़ छीना जाए तो हम सब से एक चीख निकले, ये बहुत ज़रूरी है। इस एतबार से हमें खुशी हो रही है कि हम यहाँ आज की इस नशिस्त में शरीक हुए हैं। नवाब साहब का शुक्रिया, तमाम लॉयर्स, कानूनदान हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो इस मौजू के ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उन्हें मौका मिले और वो इस पर बात करें। 76 रिपब्लिक डे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
मैंने जितना पढ़ा अभी तक के पिछले कुछ सालों के दौरान में, कई किताबें पढ़ी, छोटी सी लाइब्रेरी बनाई पिछले 3-4 सालों में, अलग अलग किताबें पढ़ने की कोशिश करी, तो बहुत सी जानकारी मिल रही है लगातार। ये मालूम होता है कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा अगर आप किताबें पढ़ेंगे और अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, तो जो दुनिया एक आम आदमी को दिखती है वो दूसरी तरह दिखने लगती है। तो थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी है, बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं मुझसे, मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा 5 मिनट में। देखिए, एक हम्मुराबी था, हम्मुराबी नाम से सुना उस लोगों ने। बेबीलोनियन जो कल्चर रहा है आज से 1776 BC में, यानी आज से लगभग 3700 साल पहले, तो हम्मुराबी ने एक कानून बनाया था, वो कहीं खुदाई में मिला, तो उसके ऊपर उसके ज़माने कानून थे। उसके बाद 1776 AD में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जेफरसन थे शायद, मिस्टर जेफरसन जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने बनाया था उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें उन्होंने इंसानों के लिए अपने कानून बनाए। फाइनली फिर हमारे पास 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, सभा बनी, उसमें 389 मेंबर लिए गए जो उस समय की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। 92 जो रियासतें थी उस समय की, उससे लिए गए, और 4 शायद उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, अपने अपने कुछ उनके स्टेट थे, कैपिटल जोन थे, इस तरह के। इन लोगों ने मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 11,000 पन्नों की बहस हुई, और उसके बाद जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे। तो जो अपने अम्बेडकर साहब थे, भीमराव अम्बेडकर, उसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे उसके, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के। फाइनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 50 में लागू हुआ, जिसको आज हम लोग 26 जनवरी के हिसाब से रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और 1935 का जो ब्रिटिश एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लाया था, ब्रिटिश शायद इंडिया एक्ट करके कुछ नाम था उसका, उस एक्ट में से काफ़ी कुछ इसमें से लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर एक नटशल में देखा जाए तो हमेशा कानून उसने बनाया है जिसके ऊपर लाठी रही है। आज अगर हम लोग यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसका मेन जड़ ये है कि लाठी आपके पास नहीं है। लाठी मतलब पावर, पावर आती है एजुकेशन से, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। माइनॉरिटी की बात करें या किसी भी उस तबके की बात करें जो गरीब और परेशान है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हमारी सोसाइटी में जो क्रीम तबका जो यहाँ बैठा है, और बहुत सारा है, लेकिन वो टोटल पॉपुलेशन का 2-4%, 5% है, जो कह लीजिए कि उस हैसियत में है कि जो बात कर सकता है, बात रख सकता है। 90% से ज़्यादा तबका ऐसा है कि जिसको बात करनी नहीं आती, जो अपनी बात रख नहीं सकता। उसकी लाइफ ख़राब हो रही है इन बिरयानी की दुकानों पे, आप हुसैनाबाद देख लीजिए, नखास और तमाम जगह देख लीजिए। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं और जो उस हैसियत में है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी है कि ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं। हमें सोसाइटी में हर छोटा स्कूल, चाहे वो B ग्रेड हो, C ग्रेड हो, जैसे एक बच्चा अभी CMS से पढ़ता है, एक सेंट फ्रांसिस में, एक किसी छोटे स्कूल में, लेकिन उस छोटे बच्चे को, उस स्कूल के बच्चे को क्या पता कि वो क्यों छोटे स्कूल में पढ़ रहा है। उस छोटे स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी CMS में है, बड़े स्कूलों में है। तो हम उस मोहल्ले के रहने वाले या उस पैसे वाले लोग जो उस गली मोहल्ले में रहते हैं, वो क्यों छोटे स्कूल को अपनी जेब से फ़ंड नहीं देते कि तुम ये सब फैसिलिटी बढ़ाओ, इन गरीब बच्चों को पढ़ाओ। या उन गरीब बच्चों को कोचिंग अफोर्ड क्यों नहीं दिया जाता, कोचिंग सपोर्ट, JEE का, नीट का, MBBS का, तमाम सारे बहुत सारे हैं आपके सिविल सर्विसेज का, कि जाओ पढ़ो, 10,000 रुपये हमसे लो, 20,000 रुपये हमसे लो। नहीं, बहुत से लोग देखिए देते भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत से नहीं देते, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में ज़रूरत है लोग नहीं कर रहे हैं। आप जब तक के बड़े पैमाने पे एजुकेशन रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बहस होती रहेगी और कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। आपको अगर चाहिए कि आप रिफॉर्म कर सकें, तो आप जितने भी लोग, सिर्फ यहाँ के नहीं और जहाँ तक आवाज़ जाए, जो लोग आप लोग दूसरे से बात करें, बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल इनपुट करिए, तमाम अपने मोहल्ले के स्कूलों को, कोचिंगों को सपोर्ट करिए, फ्री पढ़ाइए बच्चों को, मोटिवेट करिए, छोटी छोटी मीटिंग अपने घरों पे करिए, 10-5 लोगों को बुला के, और मोटिवेट करिए कि हर बच्चा किसी भी हालत में पढ़े, हायर एजुकेशन की तरफ जाए। आने वाले 20 सालों में 1000 जज, 2000 IAS, हज़ारों इंजीनियर निकालिए, तभी कुछ आप कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने देखिए एजुकेशन पर जो बात कही, वो बहुत से लोग इस पर काम कर भी रहे हैं और ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन हम यहाँ आपसे एक बात कहना चाहते हैं और यहाँ सबसे कहना चाहते हैं ये चीज़, और हमारा मकसद यही है कि तालीम के साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी होती है और वो होती है तरबियत। इंसान
जो है गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखे। एजुकेशन के साथ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो जो जाहिल हैं वो नहीं बना रहे हैं कानून, और ना ही जो है वो जो वहाँ जो फैसले अनबायस्ड जो फैसले कर रहे हैं ना वो जाहिल हैं, वो सब तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन वो अपनी उस पोजीशन का सही इस्तेमाल नहीं करते। मुस्लिम्स कम्युनिटी को ये सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस पे वर्ड पे एम्फसाइज करना चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जब तक मुस्लिम कम्युनिटी उस वर्ड पे तवज्जो नहीं देगा तब तक वो जो पिछड़ा है और जो चिड़चिड़ाहट अभी हम लोग को देखने में मिल रही है वो होती रहेगी। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे मकान की नींव होती है, वो एक मूलभूत ढांचा है जिसको कोई भी शेक नहीं कर सकता। ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं वो लॉ है, उसको हम लोग बीच बीच में मरम्मत करते रहते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जो वक्फ के साथ छेड़खानी करी है, मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, नॉन मुस्लिम। तो वक्फ के साथ जो इन्होंने छेड़खानी करी है वो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक जजमेंट है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार का वक्फ हमेशा का वक्फ रहा। अब उसके बाद एक प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है, बड़े बड़े इसमें कॉर्पोरेट्स हैं, सबको पता है, सबका नाम मैं खुले मंच पे नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अभी वक्फ धीमे धीमे, फिर उसके बाद रेलवेज़ को इंक्लूड किया जाएगा, ऐसे धीमे धीमे सारी चीज़ें जो हैं, एक पावरफुल पर्सन इज़ देयर हु इज़ टेकिंग ओवर द होल्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, एंड मिस्टर मोदी इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर। मेरा यही मानना है कि सही को सही और गलत को गलत अगर आप नहीं कह सकते तब तक आप इंसान नहीं, आप एक जाहिल हैं, भेड़चाल में आप चल रहे हैं। हमको सही को सही और गलत को गलत करना है, हर किताब में लिखा है, और गलत करने से ज़्यादा जुल्म को सहना उससे बड़ा गुनाह है। ये हमारी भगवत गीता में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है और हर किताब में लिखा है। बेसिकली कंक्लूज़न यही है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना है। अगर उस पर कोई आँच आती है तो हम सबको मिल के ही खड़े होना है, और हम लोग एलीट क्लासेस हैं, हम लोग पॉलिटिकली मतलब हम लोग हाईली एजुकेटेड है, हम लोग नहीं खड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये मंडी वाले खड़े होंगे या फल वाले थोड़ी ना खड़े होंगे? ये लोग तो वही है, 500 रुपये में वोट दे देते हैं, उस कैटेगरी में या बिरयानी के डिब्बे के खातिर वोट दे आते हैं। तो बस मेरा यही मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को बेसिकली हाई एजुकेशन के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो मूवमेंट था, जिससे हमें पूरे मुल्क को जो ये हक मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, ये निचले तबके के लोगों से ही शुरू हुआ था। और इतना बड़ा मूवमेंट जिसने तारीख लिख दी, तारीख रकम कर दी, ये वो गरीब और बग़ैर पढ़े लिखे लोगों का उसमें हाथ ज़्यादा था बनिस्बत इसके केस पे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो चीज़ यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। असल चीज़ अवेयरनेस है। अवेयरनेस तालीम के लिए भी है, अवेयरनेस जो है वो तरबियत के लिए भी है, अवेयरनेस अपने हुकूक़ को जानने के लिए भी है, और वो अवेयरनेस कुरान को भी समझने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ जो आपके जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो चीज़ें हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, उनके फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ किसी के साथ ज़्यादती कर रही है, क्या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो इस हद तक बायस बना दिया गया। ये बात अभी किसी ने, एक दो लोगों ने ये बात कही थी, मैं भी अपनी बात को उसको दोहराना चाहूँगी कि एक क्रिमिनल को इतना वैसा क्राइम के रेप का जिसने किया, उसको आपने फेलिसिटेट कैसे किया? ये एक मतलब आप इसको मजहबी वो नहीं कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही इंसानी माशरे के साथ खिलवाड़ है। ये तो इंसानी अक़दार की पामाली है, और ऐसा करके समाज कहाँ जाएगा, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये सिर्फ तालीम से ये चीज़ समझ में, इसकी जो अवेयरनेस का ताल्लुक़ उतना नहीं है, थोड़ा कुछ कॉन्शियसनेस की भी चाहिए इसमें ज़रूरत। हाँ, हेल्पफुल होती है, एजुकेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर पोजीशन, लेकिन जितना कुछ गलत हो रहा है वो भी तो पावर होल्डर्स ही कर रहे हैं। जहाँ तक वक्फ की बात हुई, मेरे ग्रीवांस बहुत साल से है और अभी तक चला आ रहा है। ये अमेंडमेंट का जो प्रपोजल आया है इसमें वक्फ के एक्ट में, वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को किससे नुकसान पहुँचा है।
ये मेरा बड़ा पुराना ग्रीवांस चला आ रहा है, तो इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ कि हम इसको अपोज करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी बात आती है तो कंक्लूड बहुत से लोग, बड़ी अच्छी बात है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं एजुकेशन की, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा भी प्रपोजल आया है कि अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है? क्या ऐसा कुछ है? तो क्यों नहीं हम लोगों को इस तरह से राइट्स मिलते हैं? एजुकेशन इज़ मस्ट, पढ़ना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी को ऊपर उठना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सॉल्व होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि खाली अपने फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए ही हमको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो सब लोग बहुत अच्छा बोल गए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। रिपब्लिक डे की सभी को बहुत मुबारकबाद। सभी को मैंने सुना, लेकिन जो अभी मेन फंडा ये था कि राजतंत्र, लोकतंत्र और ये प्रजातंत्र जो है, सारे तंत्र गायब हो रहे हैं, सिर्फ एक तंत्र मौजूद हो रहा है। तो इस तंत्र से हमें लड़ना है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमें पहचानना है, वो किसी भी टाइप का हो। इंशाल्लाह फिर आगे गुफ्तगू होगी। बहुत अच्छा लगा, ऐसी गुफ्तगू होती रहे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसकी रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम। तो बस आज की गुफ्तगू का मकसद जो था वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए था, आपस में मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू करने के लिए था। और हमारी गुफ्तगू कामयाब रही कि यहाँ हर मकतब फ़िक्र से, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से यहाँ पर लोग मौजूद रहे। यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने यहाँ पर ख़यालात का इजहार किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आप लोग आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमारी जो तंजीम के लोग हैं उनका खुसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया। और हमारी सुबूही बाजी, हम चाहते थे उनको भी सुनते, लेकिन अब वक्त की किल्लत है, वो आई इतनी दूर से। हाँ इंशाल्लाह, तो बड़ी मोहब्बतदार हैं, उनको मैंने कॉल किया, वो बेचारी आई काफ़ी दूर से। तो और यहाँ पर लवी नवाब साहब का ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो उसका इनेकाद हुआ।